Hello dear student, good morning to all of you. As you know that we have learning our first lesson A Girl with a Basket. और इस कड़ी में हम लोगों ने आपका पहला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक पहला वीडियो और दो पैरा भी पढ़ लिया है। हम लोगों ने अबाउट द अथर और अबाउट द लेसन भी पढ़ लिया है। आइए एक बार रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। राइटर कह रहे हैं कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए गया था, तो मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका, मतलब मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। और उसके बाद कह रहे थे कि मैं बरेली तक ट्रेन से और उसके बाद रानीखेत कार से जा रहा था। जो रानीखेत था वो देखिए ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड, मतलब ये बर्फ़ से ढकी हुई, जो रानीखेत था वो बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय के सामने में 120 मील फैली हुई और 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित ये ब्रिटिश आर्मी छावनी थी, मतलब ब्रिटिश की सेना की छावनी थी। फिर कह रहे फिर ये जो ट्रेन था वो बहुत धीमी गति से चल रही थी, अर्थात ट्रेन की जो गति थी वो बहुत धीमी थी। और ये ट्रेन हर स्टेशन रास्ते में आने वाले हर स्टेशन पे ये रुक रुक चल रही थी। फिर ये एवरी स्टॉप जब जब ट्रेन रुकती थी, ये राइटर जो थे वो अपने रेल के डिब्बे के दरवाजे को खोलते थे एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे टहलते थे। अब कह रहे प्लेटफॉर्म जो था वो सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट, पोर्टर, बेगर, हाकर ना सिपाही। जो प्लेटफॉर्म था वो सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रिस्ट मतलब सोल्जर मतलब सिपाही, मर्चेंट मतलब व्यापारी, प्रिस्ट मतलब पुजारी, पोर्टर मतलब कूली, बेगर्स मतलब भिखारी, हॉकर मतलब फेरी वाला, मतलब इतने लोगों से ये भरा पड़ा था स्टेशन। फिर कह रहे लगभग सभी लोग जो थे वो नंगे पैर थे और वे सारे लोग ढीले ढाले कपड़े पहने थे, सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने थे। फिर कह रहे मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा होगा उड लगा ना, तो कह रहे मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा होगा। उसके बाद मैं एक ऐसे व्यक्ति को पाया जो अंग्रेजी बोल सकता था। तो फिर कह रहे उस दिन मैंने संसार में घटित हुई मुख्य मुख्य बिंदुओं पर बातें की होगी, और उस दिन प्रसारित होने वाले जो भी मुख्य समाचार था उस पर भी हमने बात किया। फिर कह रहे इस तरह से आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं इस तरह से कोशिश कर रहा था महसूस करने की राष्ट्र के नब्ज़ को, मतलब मैं इस तरह राष्ट्र के नब्ज़ों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। किस तरह से, क्या चेक करके, चेकिंग ओपिनियन, लोगों की राय जानकर, किसके विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, मतलब सरकारी दृष्टिकोण और दस्तावेज़ों के बारे में ना, सरकारी इसका देखिए चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, मतलब सरकारी दस्तावेज़ों और दृष्टिकोण के बारे में लोगों की राय जानकर, मतलब सरकारी दृष्टिकोण और दस्तावेज़ों के बारे में लोगों की राय जानकर मैं इस तरह से राष्ट्र की नब्ज़ को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से मैं राष्ट्र के नब्ज़ को टटोलने की कोशिश कर रहा था, राष्ट्र को समझने की कोशिश कर रहा था। किस तरह से राष्ट्र की नब्ज़ को कोशिश कर रहे थे समझने की, लोगों की राय जानकर, किसके प्रति लोगों की राय जानकर, सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट दस्तावेजों के बारे में जानकर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम आपका नया पैरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर एरियाज़। तो कह रहे हैं रूट मतलब रास्ता, ले मतलब पड़ता था, थ्रो मतलब होकर गुजरना, वन ऑफ द रिचेस्ट मतलब देखिए रिच का सुपरलेटिव डिग्री रिचेस्ट होता है, मतलब सबसे धनी, सबसे समृद्ध था। क्या था? इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरिया, भारत की सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरती थी। ये जो रास्ता था यह भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र से होकर गुजरती थी। ध्यान सुनेंगे, ये जो रास्ता था, जिस रास्ते से राइटर जा रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जो रास्ता था ये भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र से होकर गुजरता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये गंगा नदी का ऊपरी समतल मैदान था। प्लेन मतलब समतल मैदान था। ठीक है, मैदान कह सकते हैं, जैसे हमारी धरा जो हमारी पृथ्वी है भौगोलिक दृष्टि से
तीन चार भागों में बटा है। एक इसमें से समतल होता है, समतल मैदान होता है, और इसी तरीके से पहाड़ी मैदान, ठीक है। लेकिन जो जिस रास्ते से जा रहे थे वो क्या था, ये गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। और ये था कहाँ पे, 1000 फीट एबव सी लेवल। सी लेवल मतलब, सी लेवल क्या होता है, ऊंचाई नापने की एक मानक तैयार की जाती है, मतलब समुद्र तल से एक मिनट ब्रश ले। ये जो गंगा नदी था, गंगा नदी का जो ऊपरी मैदान था, ये समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर था। मतलब जहाँ पे ये राइडर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ये जो समतल मैदान है, ये समुद्र के लेवल से 1000 ऊपर की ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल। लेकिन ये उष्णकटिबंधीय था। अब उष्णकटिबंधीय क्या होता है, उष्णकटिबंधीय भारत के उष्णकटिबंधीय इस ग्लोब पे, इस पृथ्वी में उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं, वो सारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो वही कह रहे हैं, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया। ये जो रास्ता था, ये भारत के सबसे कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरता था। अब कह रहे हैं, ये जो रास्ता था, ये भारत का ये जो रास्ता था, ये गंगा नदी का ऊपरी मैदान था, जो समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर था, लेकिन ट्रॉपिकल था। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय था। अब आगे देखते हैं, कह रहे द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, मतलब भूरी बालू वाली गंगा। देखिए, ब्राउन मतलब भूरा, सिल्ट मतलब बालू, भूरी बालू वाली गंगा, स्वॉलेन विथ फ्लड, उफन रही थी फ्लड मतलब बाढ़ के पानी से भूरी बालू वाली गंगा उफन रही थी। इट ओवरफ्लोज इनंडेटिंग, ये उफन रही थी या ढककर ओवरफ्लो कर रही थी, मतलब उफन रही थी। और इनंडेटिंग मतलब और ढके हुई थी। क्या ढकी हुई थी, 1000 ऑफ एकड़, हजारों एकड़ ऑफ राइस, मतलब हजारों एकड़ राइस के खेतों को ये ढक कर बह रही थी। गंगा नदी जो था, वो गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी, और ये गंगा नदी हजारों एकड़ धान के खेत को ढक कर ये उफन रही थी, ओवरफ्लो कर रही थी, ठीक है। इतना पानी भर गया था कि हजारों एकड़ खेत उसमें डूब गए थे। अब देखिए, टू द नॉर्थ, उत्तर में वेयर जंगल्स, उत्तर में जंगल थे, और जंगल में क्या था, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, मतलब बहुत घास थे। एक्सपांस मतलब विस्तार था, मतलब घासों का बहुत विस्तार था, मतलब बहुत दूर तक घास था। उत्तर में जंगल थे, और जंगल में घासों का विस्तार था। और घास कैसे थे, हायर देन अ मैन हेड, एक आदमी के सर के ऊपर से भी बड़े बड़े घास थे। एंड अनब्रोकन, और अटूट थे, मतलब कहीं से भी टूटे नहीं थे। मतलब घासों का जो झुंड था, घास जो फैले हुए थे, उनके बीच में कहीं भी उनकी कड़ी टूटी नहीं थी। अर्थात घास एक सीरियल में मतलब बहुत घने थे, ठीक है। एक्सेप्ट, कहीं कहीं, सिवाय फॉर एन ओकेजनल, लेकिन कहीं कहीं पर क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड था। मतलब घासों का बहुत विस्तार था, और ये घास कहीं से भी नहीं टूटे थे। मतलब घास कहीं से भी, घास की कड़ी जो थी वो कहीं से भी नहीं टूटी थी। और ये जो घास थी, ये मनुष्य के सर से भी ऊंचे ऊंचे घास थे। एंड फिर कह रहे, लेकिन कहीं कहीं पर पेड़ों का झुंड था। अब ये जो जंगल था, ये जंगल क्या है, द होम ऑफ टाइगर। ये जो जंगल है, से टाइगर, चीता का घर, एलिफेंट, हाथियों का घर, पैथन, अजगर का, एंड कोबराज और नागों का। ये जो जंगल था, ये जंगल इन सब चीज़ों का घर है, ठीक है। द होम ऑफ टाइगर्स, चीता और एलिफेंट, हाथी ना, और पाइथन, अजगर एंड कोबराज और नागों का घर था। अब कह रहे हैं, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड। कह रहे हैं, हर जगह, हर तरफ फ्लैट था। फ्लैट मतलब समतल भूमि था। लैंड, हर तरफ समतल भूमि थे। रनिंग टू द हॉरिजन, हॉरिजन उस काल्पनिक स्थान के नाम को कहते हैं जहाँ पे हम, अगर मान लीजिए हम कहीं दूर तलक नज़र घुमाएं, और वहाँ पे हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी और आसमान एक जगह मिलते हुए नज़र आती हैं, ठीक है। मतलब हम दूर तक देखते हैं और हमें लगता है कि एक जगह ऐसा है जहाँ पे पृथ्वी और आसमान मिल रही हैं,
और वही एक काल्पनिक स्थान, क्योंकि वो काल्पनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर वहाँ पे जाएंगे, जिस स्थान पे दिख रहे अगर वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से भी देखेंगे तो हमें वहाँ से भी ऐसे ही एक स्थान नज़र आएगा जहाँ पे पृथ्वी और आसमान मिलती हुई नज़र आएगी। इसलिए हम यहाँ पे इसको काल्पनिक कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हर मतलब क्षितिज तक, मतलब जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक ये पृथ्वी समतल मैदान था। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन कहीं कहीं पर, बट डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन कहीं कहीं पर सैक्रेड, सैक्रेड मतलब पवित्र, बनियान मतलब बरगद, ट्री पेड़, बाई रोज पंक्तियाँ थी ऑफ पाकर ट्रीज, मतलब लेकिन हर जगह समतल मैदान था, मतलब क्षितिज तक समतल मैदान था, लेकिन कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ या पाकड़ के वृक्षों की पंक्तियाँ थी। शेप्ड लाइक एल्म्स, जिनका आकार एल्म्स वृक्ष की तरह था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और उनकी वो जो पेड़ थे उनके तने मोटे, थिक मतलब मोटे, एंड ट्विस्टेड मतलब मुड़े हुए थे। तो कह रहे जो बरगद और पाकड़ के वृक्ष थे वो पवित्र वृक्ष थे, वे एल्म्स वृक्ष की तरह थे और जिनकी तना जो थी वो मोटी और मुड़ी घुमावदार थी। फिर उसके बाद कह रहे हैं हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म लेकिन नम। देखिए गर्म और नम हवा, उमस भरी हवा जिसे कहते हैं ना, गर्म हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म और नम हवा, वाज मूविंग इन, अंदर आ रही थी, फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ दक्षिण पश्चिम से, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा से गर्म और नम हवा बह रही थी, अंदर की ओर आ रही थी। अब देखिए अब कह रहे मंकीज़, मंकीज़ मतलब बंदर, बंदर थे जो थे उसमें सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ उनकी माएँ थी, मतलब कुछ माएँ थी, बंदरियाँ थीं, विद बेबीज़ अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम और उनके बच्चे उनसे चिपके हुए थे, एंड राइडिंग अंडरनीथ और अंडर मतलब नीचे की ओर, राइडिंग मतलब सवारी करना, राइडिंग मतलब क्या होता है सवारी करना। कुछ बंदर उनमें माएँ थी और माएँ अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चे उनके साथ चिपके हुए थे और वे अंदर से सवार नीचे की ओर से सवारी कर रहे थे। और ये बंदर सारे लोग स्वंग ऑफ झूल रहे थे, ऑफ द ट्री, स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और स्टेशन पे ट्रेनों पे ये झूल रहे थे, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। ठीक है, ये सारे बंदर जो थे, जो उसमें कुछ माएँ थी और माएँ अपने बच्चों को अपने पेट में चिपकाए हुई थी और इनके बच्चे नीचे लटक रहे थे और नीचे से ही सवारी कर रहे थे। और ये सारे बंदर स्टेशन पे जो पेड़ थे उस पे उछल कूद कर रहे थे, झूला झूल रहे थे और वो भोजन की तलाश कर रहे थे। अब इसके बाद राइटर कह रहे हैं द विलेज वी पास्ड, जिस गांव से ये गुजरे, द विलेज वी पास्ड, जिस गांव से ये गुजरे, विलेजेस, द विलेजेस वी पास, जिस गाँवों से ये गुजरे, हैड वाल्स मेड ऑफ मड, उन गाँव के जो घर थे उनके दीवार थी किन किन चीज़ों से बनी थी, मेड ऑफ मड, मिट्टी की बनी हुई थी, और मिट्टी किससे मिक्स थी, विथ वाटर एंड काऊ डंग, गाय के गोबर और पानी से मिक्स होकर, मतलब उनकी जो गांव की दीवारें थी घरों की, वो गांव के घर की दीवारें मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से मिक्स करके बनाई गई थी। देयर पीक्ड रूफ वेयर थैच्ड, उनकी जो नुकीली, पीक्ड मतलब नुकीली छत थी। आप लोगों ने गांव में देखा ही होगा कि छप्पर वाले घर बने होते हैं, तो उसी को इमेजिन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। कह रहे हैं कि देयर पीक्ड रूफ, उनके गांव की जो छत थी वो छत उनकी नुकीली थी और वो छप्पर थी, नुकीली छत वो छप्पर वाली छत थी, और वो उनकी थैच में छप्पर, उनका छप्पर कैसे बना हुआ था, बंडल्स ऑफ ग्रास, मतलब घासों का बंडल बनाया गया था और उन्हें बांधा गया था, टाइड, और उन्हें बांधा गया था टू द बैम्बू पोल, बम्बू के बाँस के बल्लियों में उन्हें बांधा गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं गांव में जो छप्पर होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है कि बाँस की बल्लियाँ होती हैं और उस पर घास का बंडल बांधा जाता है, एंड स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, और उस बाँस के बंडलों को राफ्टर मतलब होता है कड़ी आप जानते होंगे, कड़ियों पर फैलाया गया था। मतलब जो उनके छप्पर थे, जो छत था वो छप्पर का बना हुआ था। और छप्पर कैसे बना हुआ था, छप्पर बना हुआ था घास के बंडलों को, घास के बंडल जो कि बाँस के बल्लियों पे बांधे गए थे, और जो राफ्टर और कड़ियों पे इनको फैलाया गया था। इस तरह से उनका छप्पर बनता था। दैट डे
उन दिनों द पम्पकिन वाइन्स, वाइन मतलब होता है लताएँ, उन दिनों पम्पकिन वाइन, उन दिनों कद्दू की, पम्पकिन मतलब कद्दू, वाइन मतलब लताएँ, दैट ग्रू ओवर देम, उन दिनों कद्दू की लताएँ उन घरों की दीवारों पर लटकी हुई थी या उगी हुई थी, ग्रू मतलब उगी हुई थी, वेर इन ब्लूम और उनमें फूल आए हुए थे, मतलब जो गांव के छत घर थे, घरों पे कद्दू की लताएँ लटकी हुई थी, मतलब उगी हुई थी और उन लताओं में फूल लगे हुए थे और फूल पीले पीले कैसे लग रहे थे, ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो, ये लटक रही थी पीली पीली धारियों के रूप में ओवर ड्राइव वाल, ड्राइव मतलब भद्दे गंदे वाल, मतलब उन भद्दे दीवारों पे ये पीली पीली धारियों के रूप में लटक रही थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं इस पैरे को, चलिए देखते हैं। हाँ, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, जो ये रास्ता जिस रास्ते से ये राइटर जा रहे थे, ये भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से एक से होकर गुजरता था और ये जो रास्ता था, ये रास्ता गंगा नदी का ऊपरी समतल मैदान था। ये जो रास्ता था गंगा नदी का ऊपरी समतल मैदान था और ये मैदान समुद्र के तल से 1000 फीट ऊपर था, लेकिन ये ट्रॉपिकल था। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। अब इसके बाद कह रहे हैं द गंगा, भूरी बालू वाली गंगा, एक मिनट, भूरी बालू वाली गंगा जो स्वॉलन विथ फ्लड वाटर, जिसके पानी में उफान मतलब बाढ़ आई हुई थी और ये धान के हजारों एकड़ खेतों को ढककर बह रही थी, उफन रही थी। फिर कह रहे हैं उत्तर में जो था वो जंगल थे, उत्तर में क्या थे, उत्तर में जंगल थे और जंगल में बड़े बड़े घास थे और ये घास मनुष्य के आदमी के सर से भी ऊंचे ऊंचे घास थे और ये अनब्रोकन थे। अनब्रोकन मतलब लगातार थे, मतलब बहुत विस्तार में थे और कहीं से भी ये टूटे हुए नहीं थे, इनका जो क्रम था वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं था। और कहते थे लेकिन कहीं कहीं पर, एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल, लेकिन कहीं कहीं पे पेड़ों के कुछ झुंड थे और ये जो जंगल था ये टाइगर्स और बाघ, हाथी, अजगर और कोबराओं का मतलब नागों का ये घर था। कह रहे हर तरफ मतलब होरिजन तक, मतलब क्षितिज तक जहाँ तक नज़र पहुँचती थी वहाँ तक समतल मैदान था, लेकिन कहीं कहीं पर बनियान के मतलब पवित्र बनियान के वृक्ष, पवित्र बरगद के वृक्ष या कुछ पाकड़ के पेड़ों का पंक्तियाँ थीं। ये पाकड़ के और बरगद के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किस तरह थे, ये एल्म्स वृक्ष की तरह थी और जिनके तने मोटे और घुमावदार मोड़दार थे। फिर उसके बाद कह रहे हॉट, गर्म और नम हवा बह रही थी, कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से गर्म हवा अंदर की ओर आ रही थी। मंकीज़, बंदर, जिनमें कुछ माएँ थी और वो माएँ अपने बच्चों को अपने पेट से चिपकाए हुए थी, ये सारे स्टेशन पे जो पेड़ था उस पे वे झूल रहे थे, किस लिए, भोजन की तलाश में। फिर कह रहे हैं जिस गांव से वो राइटर गुजरे उस गांव की मिट्टी की दीवार, उस गांव की जो दीवार थी वो किस किन चीज़ों से बनी थी, वो मिट्टी से बनी थी। मिट्टी और किससे मिक्स था, मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से मिक्स हुई दीवार थी। ठीक है। अब कह रहे हैं उस गांव के जो घर की छतें थी वो नुकीली छतें, वो छप्पर की बनी हुई थी और जो छप्पर थी वो कैसे बनी हुई थी, बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बंडलों से मिलकर, और ये घास के बंडल बम्बू पोल मतलब बम्बू बांस की बल्लियों में बांधे गए थे और इन्हें कड़ियों पर फैलाया गया था, मतलब कड़ियों पर फैलाकर घास के बंडलों को इन्हें बम्बू की बांस के बल्लियों पर बांधकर इनके छत को बनाया जाता था। फिर कह रहे हैं उन दिनों पम्पकिन वाइन्स मतलब कद्दू की लताएँ उगी हुई थी उन घरों पर, उन दीवारों पर, और उनमें फूल लगे हुए थे और ये फूल इस तरह लग रहे थे मानो भद्दे दीवार पे पीली पीली धारियाँ लटक रही हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।